नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी का आनंद लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी बहुत ही पुरानी है। गांव के बाहर एक छोटे से बंजर में कंजरों का दल पड़ा रहता था। उस परिवार में टट्टू, भैंसे और कुत्तों को मिलाकर 21 प्राणी थे। उसका सरदार मैकू लंबी चौड़ी छाती का हड्डियों वाला एक अधेड़ पुरुष था। दया मया नाम की चीज उसके पास फटकने न पाती थी। उसकी घनी दाढ़ी और मूंछों के भीतर प्रसन्नता की हंसी हमेशा छिपी रहती थी, परंतु वह बहुत ही कुटिल स्वभाव का था। गांव में भीख मांगने के लिए जब कंजरों की स्त्रियां जाती थीं, तो उनके लिए मैकू की बस यही आज्ञा होती थी कि अगर किसी दरवाजे पर कुछ ना मिले तो अपने बच्चे को निर्दयता से उस गृहस्थ के द्वार पर छोड़ आना। जो नहीं छोड़ेगा उसको भयानक दंड मिलेगा। उस निर्दय झुंड में गाने वाली एक लड़की भी थी जिसका नाम बेला था, और एक बांसुरी बजाने वाला युवक था। ये दोनों भी गा बजा कर जो कुछ पाते थे वह मैकू के चरणों में लाकर रख देते थे। फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन दोनों का नित्य संपर्क ही उनके लिए स्वर्गीय सुख था। इन घुमक्कड़ों के दल में ये दोनों विभिन्न रुचि के प्राणी थे। बेला बेड़ीन थी। माँ के मर जाने पर अपने शराबी और अकर्मक पिता के साथ वह कंजरों के हाथ लग गई थी। अपनी माता के गाने बजाने का संस्कार उसकी नस नस में भरा हुआ था। वह बचपन से ही अपनी माता का अनुसरण करती हुई राग अलापा करती थी। शासन की कठोरता के कारण कंजरों का डंका और लड़कियों के चुराने का व्यापार तो बंद हो चला था, फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूकता था। अपने दल की उन्नति में बराबर लगा ही रहता था। इसी तरह गोली के बाप के मर जाने पर जो एक चतुर नट था, मैकू ने उसकी खेल की पिटारी के साथ साथ गोली पर भी अधिकार जमा लिया था। इसी तरह गोली भी उनके दल में आ पहुंचा था। गोली मऊहर तो बजाता ही था, परंतु बेला का साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में अभ्यास भी कर लिया था। पहले तो उसकी नट विद्या में बेला भी मन योग से लगी रहती थी, किंतु दोनों को भानुमति वाली पिटारी ढोकर 2-4 पैसे कमाना अब अच्छा नहीं लगता था। दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उनका गाना पसंद करते हैं। दोनों का झुकाव उसी ओर हो गया। पैसा भी मिलने लगा और आनंद भी। इन 9 आगंतुक बहरियों की कंजरों के दल में प्रतिष्ठा बढ़ गई। बेला सावली थी। वह चलती थी तो थिरकती हुई, बातें करती थी तो हंसती हुई। एक मिठास उसके चारों ओर बिखरी रहती थी। फिर भी गोली से अभी उसका ब्याह न हुआ था। गोली जब बांसुरी बजाने लगता तब बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की व्याख्या करने लगते। गांव के लोग उनके गीतों के लिए कंजरों को शीघ्र ही हटाने का उद्यम नहीं करते थे। जहां अपने सदस्यों के कारण कंजरों का वह दल घृणा और भय का पात्र था, वहां गोली और बेला का संगीत आकर्षक के लिए पर्याप्त था। किंतु इसी में एक व्यक्ति का अवांछनीय सहयोग भी आवश्यक था। वह था बूरे छोटी सी डीलडाल शरीर था और वह बेला का साथ करना चाहता था। बूरे सचमुच भूरा भेड़िया था। गोली अधरों से बांसुरी लगाए
आंखों से अंतराल से बेला के मुख को देखता हुआ जब हृदय की फूंक से बांस के टुकड़ों को बजाता था, तब विकट घृणा से ताड़ित होकर भूरे की भयानक थाप ढोल पर बज जाती थी। जब जब दोनों का गाना होता था तब भूरे ढोलक बजाता था। क्षण भर के लिए जैसे दोनों चौंक उठते थे। उसी गांव में ठाकुर साहब भी रहते थे और एक दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने के लिए गया। पुरस्कार में कपड़े रुपए तो मिले ही थे, बेला को एक अंगूठी भी मिल गई थी। मैकू उन सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था। इतने में सिरकी के बाहर कुछ हल्ला सुनाई पड़ा। मैकू ने बाहर आकर देखा कि भूरे और गोली में लड़ाइयाँ हो रही थी। मैकू के कर्कश स्वर से दोनों भयभीत हो गए। गोली ने कहा, मैं बैठा था। भूरे ने मुझको गालियाँ दी, फिर भी मैं न बोला। इस पर उसने मुझे पैरों से ठोकर लगा दी और यह समझता है कि मेरी बांसुरी के बिना बेला गा नहीं सकती है। मुझसे कहने लगा कि आज तुम ढोलक बेताल बजा रहे थे। भूरे का कंठ क्रोध से भर्राया हुआ था। मैकू हंस पड़ा। वह जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकुमार और अपने प्रेम की माधुरी में विह्वल, लजीला और निरीह था। अपने को प्रमाणित करने की चेष्टा उसमें थी ही नहीं। वह आज जो कुछ उग्र हो गया उसका कारण है केवल भूरे की प्रतिद्वंदिता। वह जानता था कि भूरे गोली से ईर्ष्या करता है। बेला भी वहां पर आ पहुंची थी। उसने घृणा से भरे हुए भूरे की ओर देखकर कहा, तो क्या तुम सचमुच बेताल ढोल नहीं बजा रहे थे? मैं बेताल न बजाऊंगा तो दूसरा कौन बजाएगा? अब तो तुमको नए यार मिल गए हैं ना बेला। तुमको मालूम नहीं, तेरा बाप मुझसे तेरा ब्याह ठीक करके मरा है। इसी बात पर मैंने उसे अपना नेपाली टट्टू दे दिया था, जिस पर अभी तुम चढ़कर चलती है। भूरे कामों क्रोध के झाग से भरा हुआ था। वह और भी कुछ बकता, किंतु मैकू की डांट बड़ी सब चुप हो गए। उस निर्जल प्रांत में जब अंधकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था, तब बेला बैठी कुछ गुनगुना रही थी। कंजरों की झोपड़ियों के पास ही पलाश का छोटा सा जंगल था। उनमें बेला के गीत गूंज रहे थे। जैसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक उसी तरह गोली भी कम मानने वाला था। आज उसके निरीह हृदय में संघर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन्म हो गया था। अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक अधिकार के लिए झगड़ने की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसका छुरा कमर में था, हाथ में बांसुरी थी। बेला की गुनगुनाहट बंद होते ही बांसुरी में गोली उसी तान को दोहराने लगा। दोनों वन विहंग की तरह उस अंधेरे कानन में किलकारने लगे। आज प्रेम के आवेश ने आवरण हटा दिया था। वे नाचने लगे। आज तारों के क्षीण ज्योति में हृदय से हृदय मिले हुए थे। पूर्ण आवेग में आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में पौरुष का प्रथम उन्मेष था। किंतु भूरा भी वहां आने से नहीं रुक सका। उसके हाथों में भी भयानक छुरा था। वह भी उसी जंगल में पहुंचा और दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम आवरण में देखकर चिल्ला पड़ा। गोली छटक कर दूर जाकर खड़ा हुआ, किंतु घाव अच्छा लगा। बाघ की तरह झपट कर गोली ने दूसरा वार भूरे पर कर दिया। भूरे संभल न सका। फिर तीसरा वार चलना ही चाहता था कि मैकू ने भी आकर हाथ पकड़ लिया। वह नीचे सिर किए खड़ा था। मैकू ने कड़क कर कहा, बेला, भूरे से तुझे ब्याह करना ही होगा। यह खेल अच्छा नहीं।
उसी क्षण सारी बातें गोली के मस्तक में छाया चित्र सी नाच उठी। उसने छुरा धीरे से नीचे गिरा दिया, उसका हाथ छूट गया। वह चुप मुद्रा में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। जब बेला और मैकू भूरे का हाथ पकड़कर ले चले तो तब गोली न जाने कहाँ चला गया। इसका किसी को भी ध्यान न रहा। कंजर परिवार में बेला अब भूरे की स्त्री मानी जाने लगी। बेला ने भी सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे पलाश के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई भी नहीं रोक पाता था। भूरे या मैकू भी उसे वहां जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी दृढ़ता भरी आंखों से घोर विरोध नाचने लगता था। बरसात का आरंभ था। गांव की ओर से पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी न मिली थी। गांव वालों की छुरी हंसिया और काट कबाड़ के कितने ही काम बनाकर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्य यूं भी मिल जाता था। चिड़िया पकड़कर, पक्षियों का तेल बनाकर, जड़ी बूटियों की दवा तथा उत्तेजक औषधियों और मदिरा का व्यापार करके कंजरों ने गांव तथा गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सबके ऊपर आकर्षक बांसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नई टीस उत्पन्न हो जाती थी जिसमें बांसुरी का स्वर हमेशा सुनाई पड़ता था। अब तो भूरे के साथ ही उसे गांव में नाचना और गाना पड़ता था। एक दिन ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना हुआ। हमेशा ही प्रायः गाना हुआ करता था। बेला वहां गाने पहुंची। लोग उसकी एक एक झलक देखने के लिए बेचैन हो जाते थे। गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता तो दूसरा काम करते हुए युवक भी उसकी आड़ में मनोयोग से और कनखियों से उसे देखते थे। ठाकुर भी बैठे बैठे उसे कनखियों से देख लिया करता था। मैकू घाघ था, उसने ताड़ लिया। उस दिन जब संगीत बंद हुआ, पुरस्कार मिल जाने पर और बूरे के साथ बेला के गढ़ के बाहर चले जाने पर मैकू वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, क्या है मैकू? सरकार, कुछ कहना है क्या? यह छोकरी इस गांव से जाना नहीं चाहती है। उधर पुलिस तंग कर रही है। जाना नहीं चाहती? क्यों? वही तो घूम घाम कर गढ़ में आ जाती है, खाने को मिल ही जाता है। मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था। ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दबाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करके ठाकुर ने कहा, तो मैं क्या करूं? सरकार, वह तो संजा होते ही पलाश के जंगलों में अकेली चली जाती है। वहीं बैठी हुई बड़ी रात तक गाना गाया करती है। तो एक दिन सरकार उसे धमका दे तो हम लोग उसे ले देकर आगे कहीं चले जाएं। अच्छा, मैकू जाल फैलाकर चला आया। 1000 के पैसे के चक्कर में कल्पना करते हुए वह अपनी झोपड़ी में बैठकर हुक्का पीने लगा। बेला यही सोचती थी कि बूरे के साथ घर बसाना अच्छा नहीं है। गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना होगा। उसका वास्तविक पति तो गोली ही है। बेला में यह उच्छलन भावना विकट तांडव करने लगी। उसके हृदय में बसंत का विकास था। उमंगों में मलिनता की गति थी। आज उसने अपने जूड़े में जंगली करौदे के फूलों की माला लपेटकर बड़ी मस्ती में जंगल की ओर चलने के लिए पैर बढ़ाया तो बूरे ने दरवाजे पर खड़े होकर डांटकर कहा, कहाँ चली? यार के पास। उसने छूटते ही कहा, नहीं, मैं जंगलों में ऐसे ही घूमने जा रही हूँ। बेला के सहवास में आने पर अपनी लघुता को जानते हुए भूरे मन मरोज कर कहने लगा, अब तुम खून कराए बिना चैन न लेगी। लेकिन बेला वहां से निकल पड़ी।
बेला की आंखों में गोली का प्रेमांकुर का चित्र था, जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा था। बेला पलाश के जंगलों में अपने बिछड़े हुए प्रीतम के उद्देश्य से दो चार विरह वेदना की ताने छेड़ा करती थी। उस एकांत संध्या में बरसती झिल्लियों की झनकार से वायुमंडल गूंज रहा था। बेला अपने परिचित पलाश के नीचे बैठकर गाने लगी। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच गोली उस अंधकार में अपरिचित की तरह मुंह फिराकर चला आ रहा है। बेला की मनोवेदना को पहचानने की क्षमता उसने खो दी है। बेला का एकांत में विरह वेदन उसकी भाव प्रचुरता को और भी उत्तेजित कर रहा था। पलाश का जंगल उसकी कतार कुहुक से गूंज रहा था। सहसा उस काली अंधकार को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहब वहां आ पहुँचे और बोले, अरे बेला, तू यहाँ क्या कर रही है? बेला के स्वर लहरी रुक गई। उसने देखा कि ठाकुर साहब हैं। वह संकोच होकर खड़ी हो गई, बोली नहीं। ठाकुर ने फिर कहा, तो तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? यदि कोई जानवर निकल आवे तो? बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद बढ़ चला। घोड़े से उतरकर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, चलो तुमको पहुंचा दे। उसका शरीर कांप रहा था और ठाकुर आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा, बेला, एक बात मानेगी? मेरे यहाँ चलोगी? बूढ़े मेरा पति है। बेला के इस कथन में भयानक व्यंग था। वह बूढ़े से छुटकारा मन ही मन पाने के लिए तरस रही थी। ऐसा मौका देखकर उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे। फिर उसी समय अंधकार में दोनों मूर्तियां एक दूसरे में विलीन हुए जा रही थीं। तभी सहसा उसी समय कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा, बेला। ठाकुर सावधान हो गए। उनका हाथ बगल की तलवार के मुठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा, जंगल में किस लिए तू आती थी यह मुझे आज मालूम हुआ। चल, तेरा खून पिए बिना न छोड़ूंगा। ठाकुर के अपराध का आरंभ तो उसके मन में ही हो चुका था। उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया और कड़क कर बोले, खून करने के पहले अपनी बात भी सोच लो। तुम मुझ पर संदेह करते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। ठाकुर इतना कह ही रहे थे कि बीच में रुकते हुए मैकू बोला। अब मैकू आगे आया और बोला, सरकार, बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना चक्र से विवश थे। अब यह आपके पास रह सकती है। बूढ़े इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता। मैकू पूरा खिलाड़ी था। उसने जाल फैला दिया था। उसके सामने उस अंधकार में रुपए की चमक बहुत थी। ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला। उन्होंने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? मैकू बोला, मैं 1000 रुपए। चलो मेरे साथ चलो। कहकर बेला का हाथ पकड़कर ठाकुर ने घोड़े को आगे बढ़ा लिया। बूढ़े कुछ गुनगुना रहा था, पर मैकू ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का संग पकड़ लिया। बेला रिकाब पकड़े चली जा रही थी। उधर घर पहुंचकर ठाकुर ने 1000 रुपए मैकू को दे दिए। दूसरे दिन कंजरों का दल उस गांव से चला गया। अब बेला ठाकुर की ही हवेली में रहने लगी। ऊपर की घटना को कई साल बीत गए। बेला ठाकुर साहब की एकमात्र प्रेमिका समझी जाती थी। अब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुलवधुओं की ही तरह होने लगी। नए उपकरणों से उसका घर सजाया गया। उस्तादों ने उसे गाना सिखा दिया। गढ़ के भीतर ही उसकी छोटी सी साफ सुथरी हवेली थी।
ठाकुर साहब की उमंग की रातें वही कटा करती थीं। फिर भी ठाकुर साहब को कभी कभी ऐसा एहसास होता था कि बेला उनकी नहीं है। वह न जाने कैसे इस भ्रम में पड़ गए थे। बात निभाने की आ पड़ी थी। एक दिन एक नट आया। उसने अनेक तरह के खेल गांव में आकर दिखलाए। उसके साथ उसकी स्त्री भी थी। वह घूंघट ऊंचा नहीं करती थी। खेल दिखलाकर जब अपनी पिटारी लेकर वह जाने लगा तो गांव के कुछ मनचले लोगों ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कोई खेल नहीं करती क्या? करती तो है सरकार, फिर किसी दिन दिखलाऊंगा, कहकर वह वहां से चला गया। किंतु उसकी बांसुरी की धुन बेला के कानों में उन्माद का आवाहन कर रही थी। पिजड़े की वन विहंगनी को बसंत की फूली हुई डाली का अब स्मरण हो चला था। उसे ऐसा जान पड़ता था जैसे गोली बांसुरी बजा रहा हो। दरअसल में वह गोली ही था जो रूप बदल कर आया हुआ था। दूसरे दिन गढ़ में भारी जमघट लगा। गोली का खेल जम रहा था। सब लोग उसके हस्त कौशल में मुग्ध थे। सहसा उसने कहा, सरकार, एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है। मैं उससे लड़ने जाता हूँ। मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग कीजिएगा। गोली ने एक डोर निकालकर उसको ऊपर आकाश की ओर फेंक दिया। वह सीधी तन गई। सब उसको देखते ही रह गए। गोली उसी के सहारे आकाश में चढ़कर अदृश्य हो गया। सब लोग मुक्त होकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि उसकी स्त्री अब कहाँ गई। गढ़ के फाटक की ओर सबकी दृष्टि फिरी हुई थी। गोली लहू से रंगा कुछ पल के बाद लौट आया था। उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा, सरकार, मैंने आकाश में जाकर उस दैत्य को हरा दिया है। अब मुझे मेरा इनाम मिलना चाहिए। सब लोग इस पर बहुत प्रसन्न होकर पैसों की बौछारें करने लगे। उसने झोली भरकर इधर उधर देखा। उसकी स्त्री कहीं दिखाई न दी। फिर कहा, सरकार, मेरी स्त्री भी अब मिलनी चाहिए। मैं भी, किंतु यह क्या, वहाँ तो स्त्री का पता नहीं। गोली सिर पकड़कर शोक मुद्रा में बैठ गया। जब खोजने पर उसकी स्त्री नहीं मिली तो उसने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय इस राज्य में नहीं होना चाहिए था। सरकार, मेरी सुंदर स्त्री को ठाकुर साहब ने गढ़ के भीतर कहीं छिपा दिया है। मेरी योगिनी कहाँ रही है? सब लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा यह कोई जादू का दूसरा खेल दिखलाने जा रहा है। ठाकुर ने कहा, तो तुम अपनी सुंदर स्त्री को मेरे गढ़ में जाकर खोज ला। अंधकार होने लगा था। उसने जैसे घबरा कर चारों ओर देखने का अभिनय किया। फिर आंखें मूंद कर सोचने लगा। लोगों ने कहा, खोजता क्यों नहीं है? कहाँ है तेरी सुंदर स्त्री? तो जाऊं न सरकार? हाँ हाँ, जाता क्यों नहीं? ठाकुर ने भी हंसकर कहा। गोली नई हवेली की ओर चल पड़ा। वह निशंक भीतर चला गया। बेला बैठी हुई तन्मय भाव से बाहर की भीड़ झरोके से देख रही थी। जब उसने गोली को समीप आते देखा तो वह कांप उठी। कोई दासी वहां न थी। सब खेल देखने में लगी हुई थी। गोली ने पोटली फेंककर कहा, बेला, जल्दी चल, मैं तेरा गोली हूँ। बेला के हृदय में तीव्र अनुभूति जाग उठी थी। मंत्रमुग्ध की तरह बेला ने अपने चेहरे को ओढ़नी का घूंघट बनाया। वह धीरे धीरे उसके पीछे भीड़ में आ गई। तालियां पिटी, हंसी का ठहाका लगा। वही घूंघट, न खुलने वाला घूंघट, सायंकाल समीर से हिलकर रह जाता था, लेकिन घूंघट ऊपर न उठता था। ठाकुर साहब भी हंस रहे थे। गोली
दोनों हाथों से सलाम कर रहा था। रात हो चली थी। भीड़ के बीच में गोली बेला को लिए जब फाटक से बाहर पहुंचा, तब एक लड़के ने आकर कहा, इक्का तैयार है। दोनों सीधे उस पर जाकर बैठ गए। इक्का वेग से चल पड़ा। अभी ठाकुर साहब का दरबार जमा हुआ था और नट के खेलों की प्रशंसा हो ही रही थी। उसी समय एक दासी ने आकर कहा, सरकार, वह नट आपकी प्रेमिका को भी लेकर यहाँ से चला गया। अब ठाकुर को समझ में आया कि वह कोई नट न था, वह गोली ही था। अगर गोली न होता तो बेला उसके साथ कभी नहीं जाती। अब वह अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है।